हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शंस कंप्लीट कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को वॉच नहीं किए हुए हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, गिवन tan A equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle A। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहता है कि tan A का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, जिसका बचा हुआ जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। आपको पिछले वीडियो में ये आप लोग को बताया गया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। एक आपको दिया हुआ है tan A, उसका वैल्यू दिया हुआ है, बचा 5, यानी जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, यानी किसी ट्रायंगल के एंगल ए के लिए जो बचे हुए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे उसको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं और tan ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, वो भी राइट ट्रायंगल, जिसमें आपको एंगल सी और एंगल ए और एंगल बी दिया हो। अब बहुत सारे बच्चों को इस चीज का कंफ्यूजन होगा कि सर आप एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी के थ्रू एक ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट कर लिए, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, बट आप 90 डिग्री एंगल बी पे ही क्यों रखे? ये बहुत सोचने वाली बात है बाबू। आप एंगल सी पे भी रख सकते थे, एंगल ए पे भी रख सकते थे, एंगल बी पे भी रख सकते थे, इसी पे मैंने क्यों रखा? ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा। tan ए का वैल्यू दिया हुआ है और एंगल ए के लिए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचे हुए हैं उसको फाइंड करने के लिए कह रहा है। यानी आपको बताया गया था कि किसी राइट ट्रायंगल में जिसका रेशियो पूछा जाए वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। हमेशा कभी भी राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके लिए कोई भी रेशियो नहीं बनाया गया है और ना ही उसका कोई रेशियो फाइंड करना होता है। इसलिए मैंने एंगल बी को 90 डिग्री सेलेक्ट कर लिया और ए और सी को छोड़ दिया, एक्यूट एंगल बना दिया। यहां पे कोई लड़का सी पे भी 90 डिग्री एंगल बना सकता था और बी और ए को भी एक्यूट बना सकता था, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा इस क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल में ए जो होगा एक्यूट होगा, ए बी और सी 90 डिग्री हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बी को सेलेक्ट किया है 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। tan A इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, यानी इस एंगल A के लिए, इस एंगल A के लिए tan का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, tan A इक्वल टू 4/3। आपको पता होना चाहिए कि tan का रेशियो क्या होता है, वैल्यू रेशियो में क्या होता है, P/B। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था P/B, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। खूब ध्यान से समझिएगा। tan A का, यहां पे A एक एंगल का वैल्यू है, कह सकते हैं किसी एंगल का नेम है, और उसके लिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3। और tan का रेशियो में वैल्यू क्या होता है, P/B, इसलिए tan A इक्वल टू P/B उसके नीचे लिखे इक्वल टू 4/3। अब बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। क्या? वो P/B इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है तो वो समझते हैं कि P का वैल्यू 4 हो जाएगा और B का वैल्यू 3 हो जाएगा, जो कि एकदम गलत है। कैसे गलत है बाबू? जो चीज रेशियो में दिया हुआ होता है, अगर कोई दो फ्रैक्शन या रेशियो में वैल्यू दिया हुआ हो तो वो आपस में इक्वल नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि P इक्वल टू 4 एंड B इक्वल टू 3, ये रॉन्ग है, ये गलत है। आप डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते, डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे? हमको तो वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा समझिएगा। आपको P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म, जिसको एक नियत वैल्यू कह सकते हैं, नियत मान कह सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके फिर आफ्टर देन उसको इक्वल करना होगा। देखिए क्या करते हैं, यहां पे मैं कर रहा हूं P इक्वल टू 4K एंड B इक्वल टू 3K। ध्यान से समझिएगा, मैं P इक्वल टू 4 नहीं लिख रहा हूं, मैं B इक्वल टू 3 नहीं लिख रहा हूं,
मैं p इक्वल टू क्या लिख रहा हूं 4k एंड b इक्वल टू 3k। अब कोई लड़का कहेगा सर k क्यों लिखे? आप x y a b c d यानी जितने भी स्मॉल लेटर या कोई भी लेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कोई भी लेटर आप मान सकते हैं। बट मैथ में, इस ट्रिगोनोमेट्री में k एक फेमस वैल्यू लेटर है जिसका बार बार इस्तेमाल किया गया है, बुक में भी किया गया है, इसलिए आप k का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज रेशियो में वैल्यू दिया हुआ हो और उसके लिए उसका वैल्यू अगर आपको इक्वल करना हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट इक्वल ना करें, क्या करें, कोई भी कांस्टेंट टर्म से उसके साथ मल्टीप्लाई करके और तब उसको इक्वल कर सकते हैं। ऐसे अगर आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई नहीं, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, अगर आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं तो आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई लड़का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके भी अगर सॉल्व करता है तो भी वो आंसर सेम आएगा, या जो नहीं भी करता है डायरेक्ट उस p इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3 लिख देता है तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन वो प्रोसेस, वो मेथड गलत है। तो मेथड गलत है, आंसर आ जाने से नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर रेशियो में, अगर कोई भी चीज रेशियो में दिया हो तो उसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं होता है। उसके लिए हम लोग किसी भी कांस्टेंट या किसी भी लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करते हैं। चलिए, ये तो पता चल गया कि अगर कोई भी tan a का वैल्यू p बाई बी था इक्वल टू 4/3 हो गया, p के लिए वैल्यू हो गया 4k एंड b का वैल्यू हो गया 3k। अब एक चीज बताइए, p और b का वैल्यू निकल गया, आपको निकालना था tan a के अलावा जितने भी, या tan के अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे उनके लिए उसका वैल्यू निकालना है। तो अगर tan के लिए p और b है, cot के लिए तो आप काम चला सकते हैं, b और p, b बाई p होता है, लेकिन साइन, कॉस और सेक के लिए आपको h की जरूरत होगी। तो किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से h फाइंड कर लीजिए। जब आपके पास तीनों मटेरियल हो जाएगा तो आप बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी आप किसी चीज का कैलकुलेशन कर लीजिएगा और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत जल्दी फाइंड हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। आप एक चीज देखिए, ये ट्रायंगल कैसा है? राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसमें h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है? बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जिनको नहीं ध्यान होगा बढ़िया से देख लेंगे। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पे तो h का वैल्यू नहीं पता है, मुझे फाइंड क्या करना है? h का, h स्क्वायर का नहीं, अभी h स्क्वायर ही रहने देंगे। p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4k, प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3k, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि p और b का पहले से स्क्वायर था। h स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 और k का k स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और k का k स्क्वायर। यहां पे 3 को 2 बार करेंगे तो 9 होगा और k को 2 बार करेंगे तो k स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3k है, केवल 3 नहीं है, k है, और ब्रैकेट के अंदर ये भी 4k है, तो 4 को 2 बार करेंगे तो 16 और k को 2 बार करेंगे तो क्या? k स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखिए, मुझे वैल्यू चाहिए था pbh का, यहां पे वैल्यू है h स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे? h स्क्वायर को रिमूव करेंगे, तो इधर जब स्क्वायर को हटाइएगा तो RHS साइड में क्या होगा? रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट में क्या हो जाएगा? 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारा नया क्या टर्म आ रहा है? 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, या h इक्वल टू 16 कितना होता है? 25k स्क्वायर। अब देखिए, आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? प्लस 5, और k स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1, यानी h का वैल्यू क्या आ गया? 5k। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं h का वैल्यू क्या फाइंड किया हूं? 5k। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपको ट्रायंगल में जब इंट्रोडक्शन वीडियो बन रहा था और उसमें आपको बताया गया था कि कोई भी एंगल का जो सिलेक्शन करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए, उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं बाबू? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं। यानी और उसमें जो हाइपोटेनियस होता है, यानी जो कर्ण होता है वो स्टेबल रहता है, और जो बेस होता है वो जो बचा हुआ साइड उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। यानी हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ गया?
वैल्यू क्या आया, h इक्वल टू आया 5k, p का वैल्यू आया 4k एंड b का वैल्यू क्या आया 3k। अब ध्यान देंगे, tan a का वैल्यू पहले से दे दिया है, मुझे tan के अलावा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो थोड़ा देखते हैं, हम सिस्टमैटिक ही चलते हैं साइन से। साइन और ये एंगल ए के लिए ही हमें सबका रेशियो निकालना है, तो सबके लिए हम एंगल के वैल्यू के लिए ए ही यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, चेंज नहीं करिएगा। साइन ए, पहले साइन का वैल्यू क्या होता है रेशियो में, तो बाबू p बाई एच होता है। और आपको पता है कि जिस एंगल का सिलेक्शन करते हैं रेशियो निकालने के लिए, उसके सामने वाले को क्या समझते हैं, p समझते हैं। तो यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC बाई h। जानते हैं कि ट्रायंगल में हमेशा स्टेबल रहता है, तो क्या हो जाएगा बाबू h AC। BC का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, BC का वैल्यू क्या है बाबू 4k। क्या है BC का वैल्यू 4k और AC का वैल्यू क्या है 5k। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, k और k को आप कैंसिल कर सकते हैं। हमारा रेशियो क्या आ गया 4/5 आ गया, साइन ए निकल गया। अब निकालते हैं हम cos a। cos का वैल्यू क्या होता है रेशियो में, b बाई एच होता है। अच्छा एक और चीज, जिस एंगल का सिलेक्शन करते हैं रेशियो निकालने के लिए, उसके सामने वाला p हो गया, h स्टेबल ही रहा, तो बचा कौन सा, AB बचा। तो बचा हुआ साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, b समझते हैं। यानी हमारा बचा वाला क्या हो गया बाबू AB, b क्या हो गया AB, और h हमेशा स्टेबल रहता है, तो क्या लिखेंगे AC लिखेंगे। अब देखिए AB का वैल्यू क्या है 3k है एंड AC का वैल्यू क्या है 5k है। k और k से कैंसिल कर दीजिए, हमारा वैल्यू क्या आ गया रेशियो में 3/5 cos हो गया। अब आगे देखिए, cos के बाद हम निकालते हैं cot a। tan का वैल्यू क्या होता है रेशियो में p/b, उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। cot का वैल्यू क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। अब जानते हैं कि a के लिए p का काम ये करेगा, यानी BC साइड करेगा, h स्टेबल रहता है, तो AB क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यानी हमारा वैल्यू हो गया b हो गया AB और परपेंडिकुलर p क्या हो गया BC। AB का वैल्यू क्या है 3k है और BC का वैल्यू क्या है 4k है। k और k से कैंसिल कर देंगे 3/4। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या sec a। sec a cos a का रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये b बाई एच है, तो क्या हो जाएगा h बाई बी। h क्या है बाबू उसमें AC, यही हमेशा स्टेबल रहता है, आप आराम से लिख सकते हैं। और p a के लिए क्या करेगा बाबू, अब तो आप अच्छे से जान चुके होंगे, BC। AC है 5k और BC है 4k, k से k कैंसिल करेंगे 5/4 एंड लास्ट एंड cosec a sin a का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा h/p। h क्या है AC है, p क्या है बाबू BC है, यानी 5k/4k इक्वल टू 5/4। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, sec a cos a का वैल्यू होता है, रेसिप्रोकल उल्टा होता है। यहाँ पे h/p नहीं होगा, h/b होगा, गलती से लिखा गया है बाबू। sec a cos a का उल्टा होता है, cos a b/h है, तो sec a क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। b का काम क्या करेगा, यहाँ पे ab करेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। sec a cos a का उल्टा होगा, cos का वैल्यू b/h है, sec का हो जाएगा h/b। AC/ab यहाँ पे 5k और बाई कितना हो जाएगा बाबू 3k। ab का वैल्यू कितना है 3k है और k से k कैंसिल करेंगे 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख देते हैं, हमारा निकल गया। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट सॉल्व करने से पहले ही एक बात बताया था। वो बात ये था, और सबसे वो इंपॉर्टेंट बात है बाबू, कि आप किसी कांस्टेंट टर्म, जैसे ये मैटर था, ये tan a का वैल्यू था 4/3 और मैं कह रहा था कि tan का वैल्यू होता है p/b इक्वल टू 4/3, यही होता है। तो मैं ये बात बोल रहा था कि p का वैल्यू डायरेक्ट आप 4 मत लिखिएगा और b का वैल्यू आप डायरेक्ट 3 मत लिखिएगा।
और ये भी बात बताया था कि अगर कोई लड़का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके नहीं भी बनाता है तो उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए अगर मैं p/4 p=4 और b=3 लेता तो h हमारा 5 आता, अगर हम k नहीं मानकर चलते तो, और 5 आता तो सारा हमारा जो रेशियो आया है सेम रेशियो आता। लेकिन ये प्रोसेस बाबू क्या है, गलत है, रॉन्ग है। इसलिए आप डायरेक्ट p=4 एंड b=3 नहीं करिएगा, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी मान सकते हैं। एक फेमस लेटर है k, इसलिए मैंने k से किया, p=4 के एंड b=3 के, ये दो आप पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको बाकी सब रेशियो के लिए h का वैल्यू चाहिए, तो h का वैल्यू क्या करेंगे, इस राइट ट्रायंगल में p और b पता है तो h नहीं निकाल लेंगे क्या, वो भी किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम h निकाल लेंगे तब हमारा p b h तीनों साइड्स का वैल्यू पता है, तो हम जितने भी उसके बचे हुए रेशियो होंगे उस रेशियो को निकालेंगे, बस फॉर्मूले में बैठा दे जाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ये आपका एग्जांपल 1 हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल